नमस्कार दोस्तों। मैं एन के पुरले, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर जेपी मिश्र विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्धचालकों की मूलभूत अवधारणाएं क्या है, इस पर हम देखते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, अर्धचालक हैं, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले वाले हिस्से में, बैक वाले हिस्से में थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि 19वीं सदी के पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ करता था, उसमें आपने अनुभव किया होगा कि टीवी का साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ करता था, कंप्यूटर काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे, लाइट काफ़ी बड़ा हुआ करता था, स्विचिंग डिवाइस काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। मतलब उनकी जो साइज़ था काफ़ी लार्ज साइज हुआ करता था। उसका कारण ये है कि 19वीं शताब्दी के पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूज़ होता था उसको बोलते थे वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता था, वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते थे वो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए वैक्यूम ट्यूब बनाया जाता था, कांच की नली बनाई जाती थी, कांच का ट्यूब बनाया जाता था और उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता था। इलेक्ट्रोड्स, एक वर्ड आया इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड में ये इलेक्ट्रोड्स दो तरीके के होते थे, एक तो होता था कैथोड और दूसरा होता था एनोड। ठीक है, तो कैथोड से क्या करते थे हम, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करते थे और एनोड के माध्यम से उस इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करते थे, अट्रैक्ट कराते थे, अर्थात कलेक्ट करते थे। तो इस वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन बीम की गतिशीलता को हम कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, और उससे कंट्रोल करके हम क्या करते थे, विद्युत धारा का प्रवाह किया करते थे। ठीक है, और इसमें जो है डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंट्रोड इत्यादि हुआ करता था, जिसमें अलग अलग टाइप के, जो कि नाम से स्पष्ट है, डायोड में 2 इलेक्ट्रोड, ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड, टेट्रोड में 4 इलेक्ट्रोड, पेंट्रोड में 5 इलेक्ट्रोड, ऐसा हम इस्तेमाल करते थे। तो इस वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक जो ड्रॉबैक था वो क्या था, इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते थे वो उसकी साइज काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लार्ज हुआ करता था। अब साइज बड़ा होने की वजह से क्या होता था भाई, कास्ट ज़्यादा बैठता था उसमें, उसकी लागत ज़्यादा आती थी। ठीक है, इसके अलावा उस बड़े डिवाइस को या बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हमको ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा पावर कंज्यूम करना पड़ता था, ज़्यादा पावर खपत करना पड़ता था। ठीक है, साथ ही उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, उसमें ज़्यादा समय देना पड़ता था, इसलिए उसकी लाइफ टाइम कम हुआ करता था। ठीक है, तो ये बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक्स थे किसके इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो 1900 के पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स आए, जिसको वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, उस पर बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे। और 19वीं सदी के 18वीं शताब्दी के लगभग अंतिम कहें या 19वीं सदी के शुरुआत में जो है एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स आया, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे ही आया, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का जब खोज हुआ, ठीक है, जो ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मिलने लगी और इसके प्रचुर मात्रा में मिलने के कारण इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल होने लगा। इस सेमीकंडक्टर मटेरियल के इस्तेमाल से जो है, इसमें भी हम क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन बीम या विद्युत धारा को नियंत्रित करते थे। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉन बीम या विद्युत धारा का को नियंत्रित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इस
जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस जो डिज़ाइन हुआ वो है डायोड, ट्रांजिस्टर। और आप सबको मालूम है ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद लगभग 1947-48 में बेल लेबोरेटरी में इसका आविष्कार हुआ। उसके बाद इस आविष्कार के बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक जो क्रांति आई वो सब हम सबको पता है। और इस इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने, ठीक है भाई, इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो बड़े आकार के जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनते थे उसको ये रिप्लेस किया। अर्थात सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट थे वे उसकी साइज भी छोटी होने लगी। ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए कम पावर की खपत होने लगी। ठीक है, चूंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उसकी कास्ट भी कम होने लगी, साथ ही साथ उसकी साइज भी छोटी हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग करने में उसकी लागत कम आने लगा और वो ज़्यादा रिलायबल होने लगा, ज़्यादा एक्यूरेटली काम करने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में नई क्रांति आई है। ठीक है, और एक तीसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे लेजर और मेजर बेसिक रूप से इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ठीक है, उसकी व्याख्या करने के लिए हम क्या करें, या उससे संबंधित जानकारी के लिए हम क्या करने लगे, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा अवस्थाओं का हम उपयोग करने लगे। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा अवस्थाएं हैं वो उसकी व्याख्या करके हम इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन किए। और निश्चित रूप से ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आज की डेट में, आज की जो नए रिसर्च का जो ट्रेंड चल रहा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्वरूप होगा वो काफ़ी और व्यापक होगा और अद्भुत होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर की जो है कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिसके बारे में हमने अभी आप सबके बीच इस बात को मैंने रखा। ठीक है, इसके बाद आता है अब हमको मालूम है कि पदार्थ जो होता है वो उनकी तीन अवस्थाएं होती है। ठीक है, पहला होता है ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब देखें ठोसों के अवस्थाओं के बारे में, ठोस के बारे में देखें, सॉलिड्स के बारे में देखते हैं तो सॉलिड की भी तीन अवस्थाएं होती है। ठीक है, सॉलिड में होता है मेटल, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा जो सॉलिड की जो तीसरी अवस्था होती है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो मेटल्स, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो मेटल्स की क्या होती है भाई, मेटल्स की कंडक्टिविटी काफी हाई होती है। ठीक है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, वो काफी लो होती है। ठीक है, मेटल के केस में। नॉन मेटल या इंसुलेटर के केस में क्या होता है, कंडक्टिविटी जो होती है वो काफी लो होती है, अर्थात शून्य होती है, और इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है, जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं, वो काफी हाई होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर की केस में अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर केस में ये जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है वह मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। ना तो कंडक्टिविटी ज़्यादा हाई होती है और ना ही ज़्यादा लो होती है, वैसी ना तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा लो होती है और ना ही ज़्यादा हाई होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो है मेटल और इंसुलेटर के बीच में होता है। ठीक है, अर्थात अर्धचालक प्रकार के पदार्थों में आंशिक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसके अलावा इस सेमीकंडक्टर में और बहुत सारी खूबियां हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कशन में लाएंगे।
कि सेमीकंडक्टर के माध्यम से हमको कितना करंट फ्लो करना है, कब रोकना है, किस दिशा में करंट धारा प्रवाहित करना है, इत्यादि फीचर्स इस सेमीकंडक्टर के माध्यम से हम इस अर्धचालक के माध्यम से या सेमीकंडक्टर के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसकी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से आगे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इतना एडवांस रूप में जो आया है तो वो सेमीकंडक्टर्स के कारण ही आया हुआ है। ठीक है, और इस सेमीकंडक्टर को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं, कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ठीक है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड सेमीकंडक्टर होते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर को भी आगे हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स हैं। तो ये बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसको हम इस सेमीकंडक्टर को कई तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। और इस फील्ड में नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं उसके माध्यम से नए नए सेमीकंडक्टर्स भी हम सबके बीच आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे। अब बात आती है इस सेमीकंडक्टर को और आगे जब हम पढ़ते हैं और आगे इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें एक थ्योरी काम करती है जिसको बोलते हैं बैंड फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, माने सॉलिड में एनर्जी बैंड कैसे बनता है। ठीक है, तो सॉलिड में एनर्जी बैंड बनता कैसे है इसको थोड़ा सा विस्तार से हम चर्चा करेंगे यहाँ। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड का बनना। ठीक है, ठोसों में ऊर्जा बैंड का बनना, ठोसों में ऊर्जा बैंड का बनना। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे बनती है, तो हमको मालूम है किसी पदार्थ की संरचना पर जब हम ध्यान देते हैं या ठोसों की संरचना पर ध्यान देते हैं तो ये सारे पदार्थ जो है किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। और इस परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, और इसकी संरचना पर और ध्यान दिया जाए तो हमें पता चलता है कि किसी भी परमाणु संरचना में एक नाभिक होता है और उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन पर धन प्रकार के आवेश होते हैं या इनका जो नेचर होता है वो धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में अलग अलग कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसमें इसके जो भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं, फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके अंदर उस संरचना में पाए जाते हैं जिसके कारण से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है क्या होती है, डिसाइड होती है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे हम जानते हैं, ठीक है, अब इसकी ऊर्जा बैंड इस पे कैसे बनता है इसको थोड़ा सा आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो हमको मालूम है, मान लेते हैं कि एक सिलिकॉन हम सॉलिड ले लेते हैं। ठीक है, सिलिकॉन का एक परमाणु लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब ऊर्जा बैंड बनेगा तो इसको समझने के लिए हम एक परमाणु लेते हैं। सिलिकॉन का आपके पास एक परमाणु है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से समझ में आता है कि पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसको एनर्जी लेवल के टर्म्स में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 1s², 2s², 2p6, 3s² और 3p2 इसका
स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, यहाँ 2 और ये 8 हो गया, ये 4। ठीक है, अब सिलिकॉन सिंगल एटम है, तो सिलिकॉन की यदि हम संरचना देखते हैं तो सिलिकॉन पर एक नाभिक होगा जिसमें क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे जो धन आवेश प्रकार के होंगे, अर्थात इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 14 होगी। ठीक है, अब इसमें ये इस प्रकार की कक्षाएं बनेंगी। ठीक है, ये पहला कक्षा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, तो ये 8 हमने लिख दिया। ठीक है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या अंतिम कक्षा भी बोल सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक संरचना को देखते हैं सिलिकॉन का, इससे ये पता चलता है कि नाभिक तो सबसे सेंटर में होता है, ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और ये अंतिम कक्षा होता है। इन कक्षाओं को भी हम कह सकते हैं, ये के कक्षा, ये एल कक्षा और ये एन कक्षा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब नाभिक से जिन कक्षाओं की दूरी सबसे कम होती है, मतलब अंदर की जो कक्षा होती है उसकी दूरी सबसे कम होती है। इस अंदर की कक्षा में अंदर प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव होते हैं और ये निगेटिव होते हैं। तो धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन जो क्या होते हैं, इन दोनों के बीच कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा भाई, वैद्युत आकर्षण बल कार्य करेंगे और वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा ये बंधे हुए होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये वैद्युत आकर्षण बल का मान धीरे धीरे कम होने लगता है, और अंतिम कक्षा के आते आते ये वैद्युत आकर्षण बल और कम हो जाते हैं। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी नाभिक से वैद्युत आकर्षण बल का मान कम होने के कारण इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा देकर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है या बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको जब हम कुछ ऊर्जा देकर इस कक्षा से जब हम बाहर निकालते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, वैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और यही इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इस एटम्स में विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। मतलब यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम से दूसरे एटम तक प्रवाहित होते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, उस मॉलिक्यूल्स पर, उस परमाणु पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अर्थात यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करेंगे, चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब यहाँ देखते हैं ऊर्जा स्तर की हम बात करेंगे। ठीक है, ये तो हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको कुछ ऊर्जा देकर हम क्या करते हैं, उसके बाहरी कक्षा से बाहर करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण है, इसमें ये अलग अलग कक्षाएं होती है, तो हर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या क्या होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक, जो कक्षा नाभिक के सबसे नजदीक में होता है, उन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है, ये आकर्षण बल अंदर नाभिक और पहले कक्षा में आकर्षण बल ज्यादा रहेंगे, वैद्युत आकर्षण बल, लेकिन इस पहले कक्षा की इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बाहरी कक्षा में आते आते जो है इलेक्ट्रॉनों, बाहरी कक्षा में आते आते ये जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अर्थात इसमें के एल एम कक्षा है, समझ लीजिए। ठीक है, ये सॉरी एम है, एम के बाद एन आता है। ठीक है, तो सिलिकॉन की केस में एन कक्षा नहीं है, तो यहाँ की जो ऊर्जा होती है काफ़ी
लो होती है, और यहाँ की जो ऊर्जा होती है वो हाई हाई होती है। हाई मतलब अंतिम कक्षा की जो इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी हाई होती है। अब इसका ऊर्जा बैंड आरेख अगर हम खींचेंगे इस तरीके से, तो ये के कक्षा के लिए हो गया, ये एल कक्षा के लिए हो गया, और ये एम कक्षा के लिए हो गया। ठीक है, ये के एल और ये एम। ठीक है, के में कितने जो है एनर्जी लेवल होंगे, तो एक एनर्जी लेवल होंगी, क्योंकि के में 1s है। ठीक है, उसके बाद एल में 2 है, एस और पी दोनों है, तो एस और ये पी दो एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, और इसमें भी क्या होंगे, 2 होंगे, एस और पी, दो एनर्जी लेवल होंगे। ठीक है, अब ये तो एक एटम से हुआ। वैसे ही हम अगर दूसरा एटम इसके पास में लाते हैं, इस सिलिकॉन के पास में अगर कोई दूसरा एटम लाते हैं, जब ये आइसोलेटेड रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, तो इस तरीके से एनर्जी लेवल बनेगा। दूसरा अगर इसके पास में आएगा, तो पास में आने से क्या होगा, अगर हम इसके दूसरे एटम इसके पास में लाते हैं, तो इस सिलिकॉन के पास भी क्या होंगे, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नाभिक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों का जो आयन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ के लिए अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो ये सब का जो दूरी है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए वो अलग अलग डिस्टेंस होगा। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी अलग अलग होगी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, और वैसी जब हम इसको और बहुत सारे एटम्स ऐसी माने आपस में लाते हैं, मतलब इसको क्रिस्टल फॉर्म में इसको अगर हम लाते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टल फॉर्म में जब लाएंगे तो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम्स आपस में क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो एसोसिएट होने की वजह से यदि हम उसकी बाहरी कक्षा की अगर हम बात करें, तो बाहरी कक्षा में क्या होंगे, बहुत सारे लार्ज संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैसे ही अगर असंख्य सिलिकॉन के परमाणु अगर आपस में जुड़ेंगे, एक क्रिस्टल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, एक तो क्या होगा, असंख्य परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, अर्थात प्रभाव डालेंगे उस पर। ठीक है, तो प्रभाव डालने से क्या होगा, उसका जो एनर्जी लेवल है वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, माने एस और पी कहीं अलग अलग होगा, कहीं एक साथ होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से जब बहुत सारे एटम्स अर्थात क्रिस्टल के फॉर्म में जब आते हैं, इस तरीके से जब एसोसिएट होते हैं, ठीक है, उसका जो परमाणु जो संरचना बनती है, उसका जो बैंड स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये बैंड स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। हर के एल एम एन के लिए अलग अलग बनेगा। तो यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसा एक स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से बैंड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें इस बैंड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, और ये कहलाता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड अर्थात ये संयोजी बैंड और दूसरा हो गया कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड और संयोजी बैंड, ये 2 तरीके से बैंड बनेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्जित ऊर्जा अंतराल अर्थात ईजी बोलते हैं। ठीक है, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान देने योग्य बात ये है कि इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में किसकी ऊर्जा हाई होगी और किसकी ऊर्जा लो होगी। ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड कहाँ रहते हैं भाई, जो ऑर्बिटल में पूरी तरीके से भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ जो वैलेंस बैंड जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ की ऊर्जा लो होगी, यहाँ की जो एनर्जी होगी लो होगी, और कंडक्शन बैंड की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, ये बात ऊर्जा बैंड से हमको ये समझ में आ गया कि वैलेंस बैंड की ऊर्जा काफ़ी
लो होती है, मतलब लो होती है, और कंडक्शन बैंड की ऊर्जा जो है हाई होती है। ये अब जो है वैलेंस बैंड क्या होगा? वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड वह बैंड है, ठीक है, ऊर्जा स्तर का वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा जो पूर्णतः क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। तो ऐसे बैंड को क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। और संयुक्त कंडक्शन बैंड या चालन बैंड किसे कहेंगे? ऊर्जा स्तर का वह बैंड जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पूर्णतः क्या हो, खाली हो। ऐसे बैंड को क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये दो बैंड, और संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो अंतर होता है, बीच का जो गैप होता है, या बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल अर्थात फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, अर्थात इसको ईजी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद यदि कोई, ये सिलिकॉन के परमाणु है, सिलिकॉन का एटम हमने लिया था। सिलिकॉन में माने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे भाई? सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाएंगे? वैलेंस बैंड में पाया जाएगा। इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को यदि हमको कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये सिलिकॉन एटम है, तो सिलिकॉन एटम के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है, ये गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। ठीक है, अब इस वैलेंस बैंड से यदि हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करना है या कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? ठीक है, उस ऊर्जा का क्राइटेरिया क्या होगा भाई? ये लेवल बताता है ऊर्जा, कितनी ऊर्जा देंगे तब ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा या कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल के बराबर या उससे अधिक जब हम ऊर्जा देंगे तभी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा। ठीक है, तो ये ऊर्जा जो होती है, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? इतनी ऊर्जा देने पर ही ये कंडक्शन बैंड में जाती है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल के सामने आ रही है। दूसरा जो है, इसमें टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य स्थिति में जब टेम्परेचर क्या हो? शून्य हो। ठीक है, सिलिकॉन परमाणु अपने अगर हमने लिया, ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझेंगे। अब इसको अर्धचालक के रूप में, अब अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध अर्धचालक और दूसरा होता है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है, शुद्ध को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं और अशुद्ध को क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं शुद्ध अर्धचालक की बात करूंगा क्योंकि यहाँ मैंने सिलिकॉन का एक एग्जांपल लिया है। तो इस पे सिलिकॉन में क्या होता है? अब ये सिलिकॉन के बारे में हमने बताया अभी आपको, इसके परमाणु क्रमांक 14 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें 2 8 4 होगा। ठीक है, ये चतुर्संयोजी तत्व होते हैं क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टेट्रावेलेंट होते हैं। तो ये सिलिकॉन क्या करता है? अपने निकटतम अन्य सिलिकॉन परमाणु के साथ ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये सिलिकॉन है, इनके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये अलग अलग सिलिकॉन परमाणु से ऐसा जुड़ते हैं। ठीक है, इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे? साझा कर लेते हैं इस तरीके से, और ये 4 जो है इसमें सहसंयोजी बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और यही प्रक्रिया लगातार ऐसा चलते जाएगा। ये सिलिकॉन, ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्मेशन होगा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये इस तरीके से लगातार बढ़ते जाएंगे। मतलब ये सिलिकॉन जो है अपने निकटतम अन्य जो परमाणु है, निकटतम अन्य जो सिलिकॉन के जो परमाणु है,
उनके साथ ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ कौन से बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, सहसंयोजी बंध बन गए। ठीक है, अब इस सहसंयोजी बंध बनने के कारण मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो सहसंयोजी बंध जो होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहाँ होंगे। ठीक है, चूंकि ये क्या है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड है। अब हमको इसमें विद्युत धारा का चालन करना है तो उस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाना जरूरी है, तभी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, अन्यथा उसमें किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो सामान्य स्थिति में मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर का मान यदि 0 केल्विन हो, उस स्थिति में सारे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वापस से बंध बना रहे हैं, डायरेक्ट बंध से जुड़े हुए हैं, बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, अर्थात यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। तो सामान्य टेम्परेचर पर मतलब 0 केल्विन ताप पर ये क्या करेंगे, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे, और यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से ये कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, कमरे के टेम्परेचर पर ले आते हैं। ठीक है, तो कमरे के टेम्परेचर पर क्या होगा भाई, थर्मल एजिटेशन होगा, उसमें उत्तेजना के कारण क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इस बंध का जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, इस बॉन्ड से बाहर आएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी इसको मिल गया, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने के कारण इस बॉन्ड से क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, और जैसे इस बॉन्ड से बाहर आएगा, इस कोवैलेंट बॉन्ड से बाहर होगा, उसके बाद इसकी जगह पर क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इस एक इलेक्ट्रॉन की कमी को ही क्या बोलते हैं, होल्स, मतलब ये होल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ होल जनरेट हो गया। अब होल में कौन से आयन्स होते हैं, होल में पॉजिटिव आयन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन क्या करेगा, निगेटिव आयन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये होल्स क्या करता है, अपने पास वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो ये इस बॉन्ड से अब इलेक्ट्रॉन यहाँ के फिलअप हो गया, तो ये बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड पूरा हो गया, लेकिन यहाँ होल जनरेट हो गया। ठीक है, और ये होल जनरेट हुआ, तो ये पास वाले संयोजी बंध से या कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस ये कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट होगा, यहाँ होल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम इसमें विद्युत क्षेत्र यदि लगा दें इस सेमीकंडक्टर पे, तो हम देखेंगे ये प्लस चार्ज है समझ लीजिए, और इधर माइनस चार्ज है। ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये होल जो है, क्योंकि इसी क्रम में एटम्स जो है, सिलिकॉन एटम्स जुड़े हुए हैं, तो ये होल जो है क्या होगा, ये माइनस की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से इसमें जो है इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या होगा, उत्पन्न होगा, जिसके कारण से इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, इसको अगर हम बैंड थ्योरी के हिसाब से समझें, जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, उतने ही होल यहाँ जनरेट होंगे। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ चला गया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यहाँ 4 होल्स क्या होंगे, इस वैलेंस बैंड में जनरेट हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या इसमें बराबर होती है। ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। और टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दिए, T इज मच ग्रेटर देन, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा भाई, और अधिक इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स यहाँ जनरेट होते जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे, उतना ही प्रबल विद्युत धारा उस एटम्स में क्या होगा, बहेगी, प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या कहेंगे, शुद्ध प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इसको शुद्ध प्रकार के अर्धचालक क्यों कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अर्धचालक जो बिना शुद्धि मिलाए, अपने खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण, इंटरनल गुण के कारण, जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं,
शुद्ध अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। इसको एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर हम इस तरीके से इसको समझा सकते हैं। और ठीक है, और कंडक्टिविटी के आधार पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो इसी पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को जानना भी आवश्यक है। पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी की बात अगर हम करेंगे तो इसमें इसकी मुख्य जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो ये है, इसमें किसी भी सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो निगेटिव होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होने का मतलब ये हुआ प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होता है, अर्थात टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ये क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी अर्धचालक की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब क्या होगा भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ क्या जनरेट होगा, होल जनरेट होगा। अर्थात ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे ही इनकी क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ही ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि कम करने वाली बात, जैसे यहाँ के केस में मैंने आपको बताया था। ठीक है, टेम्परेचर को यदि हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, डिक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स कम जनरेट होंगे। ठीक है, कम जनरेट होंगे मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कम शिफ्ट होगा, और टेम्परेचर को लो कर देंगे, 0 केल्विन पर ले आएंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे, कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में यही सेमीकंडक्टर क्या होगा भाई, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ है। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम इसका देखें तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है, इसमें जो बॉन्डिंग होता है सेमीकंडक्टर के जो वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, या अंतिम जो कक्षा होती है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने निकटतम अन्य परमाणुओं के साथ, ठीक है, अपना क्या बनाते हैं, सहसंयोजी बंध या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करने से यदि शुद्ध प्रकार का अर्धचालक है या इंट्रिंसिक अर्धचालक है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां शेष नहीं रहता, इसलिए वो नॉर्मल सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, वो विद्युत के उदासीन होते हैं या इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बॉन्डिंग होता है वो किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, किसके बीच, ठीक है, अर्धचालक के संयोजी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने निकटतम अन्य परमाणुओं के साथ, अपने जैसे अन्य परमाणु के साथ वो संयोजी बैंड बनाते हैं। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है, जब हम किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे मेटालिक इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, ठीक है, मतलब उसमें अशुद्धियां जब मिलाई जाएंगी, ठीक है, तो अशुद्धियां मिलाने से क्या होगा, अशुद्धियां मिलाने से उसमें उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये इसकी ब्यूटी है, यही इसकी खूबी है। समझ लीजिए कि जब हम किसी सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, मेटालिक इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, मेटालिक इम्प्योरिटीज मिलाएंगे तो मेटालिक इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और इसी जो प्रॉपर्टीज का हम उपयोग करते हैं किस चीज में,
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन करने में इसी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। और यहीं से आता है फिर दूसरे टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है वो, ठीक है। दूसरा टाइप का सेमीकंडक्टर मैंने बताया था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी तीसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा चौथी और प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस शो करते हैं, मतलब इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होते हैं, मतलब कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वेरिएबल टाइप के रेजिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। ये लाइट और हीट से सेंसिटिव होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो लाइट और हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। देखिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट मिल रहा है, सेंस करके हम क्या कर रहे हैं, उसकी फीचर्स डिफरेंट हो जा रहे हैं, मतलब ये लाइट और हीट के लिए सेंसिटिविटी होते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको जानना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे प्रॉपर्टीज़ को आगे जब हम जानेंगे तभी हम सेमीकंडक्टर की जो मूल जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझ पाने में सफल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन आप सभी जानते हो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो डिवाइसेस बनते हैं वो स्विचिंग डिवाइसेस हैं। आजकल एनर्जी कन्वर्जन में भी इस डिवाइस का उपयोग हो रहा है, ठीक है। और एम्प्लीफिकेशन जो सर्किट बनते हैं उसमें बनते हैं, आजकल आईसी सर्किट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑसिलेटर है, एम्प्लीफिकेशन सर्किट है, ऑपरेशन बहुत सारे सर्किटों में, बहुत सारे एरियाज में इस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। और आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे आगामी लेक्चर के साथ। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।